तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम ये तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना। ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उसको हम बताएंगे, सॉल्यूशन के साथ आपको रहेगा। और ठीक असली जो पेपर आपको मिलने वाला है ठीक इसी प्रकार आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है इसको आराम से जो भी हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं उन सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन के साथ हम देंगे ही, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया है, यहाँ पे मॉडल पेपर पूरी तरीके से सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड इसको करेंगे जी। ठीक है ना। टेंशन ना लें। थोड़ा सा मैं कलर चूजेस कर लूँ थोड़ा। आई थिंक कलर चूज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, इतना बेसिक बात है ये तो जानते हैं। नाम अनुक्रमांक होता है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम ये करा रहे हैं। ठीक है ना। कौन सा पेपर देखने वाले हैं? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान देखने वाले। पेपर कोड है ये 70 नंबर का पेपर होता है, ये बात पता ही है। 3 घंटे 15 मिनट, जो 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। 15 मिनट जो है ना वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे सॉल्व करने के लिए। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। यहाँ पे निर्देशांक कुछ दिए गए होते हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है ना। अब चलिए हम एक एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं जी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं 6 नंबर में। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबर के। तो यहां से हमें कितने नंबर मिलते हैं? 6 मार्क्स मिलते हैं। तो पहले हम 6 ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। तो देखिए पहला हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? कौन है जी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है? वो क्या है? सांद्रता है, या प्रकाशीय घूर्णन है, या परासरण दाब है, या पृष्ठ तनाव है? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो अणुसंख्यक गुणधर्म वाला कौन है जी, तो वो जो हमारा यहाँ पे परासरण दाब जो है ना ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण, विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखेंगे कि कौन सा भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? वाष्प दाब, अवनमन, ये तो निर्भर करता है, हिमांक अवनमन। जो पृष्ठ तनाव होता है ना ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। पृष्ठ तनाव। ठीक है। चलिए जी, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तीसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। जो सबसे अच्छे चालकत्व वाले विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। कौन होते हैं जी? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्योंकि ये आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, और जितने आयनों में टूटेंगे वही तो विद्युत जो अच्छे चालकत्व होंगे या अच्छे चालक वाले विलयन होंगे ना। ठीक है। अगला हमारा आता है वेग स्थिरांक बढ़ाने पर। याद रखेंगे वेग स्थिरांक यदि हमने k का मान बढ़ा दिया ना तो याद रखेंगे जो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जैसे ना जो वेग स्थिरांक होता है वो समानुपाती होता है ताप के। ये बात तो हम बेसिक जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ताप के मान को बढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं ताप जो होता है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। तो जब ताप का मान बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का भी तो मान बढ़ेगा ना। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। ये बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे इकाई पूछा गया है। तो याद रखें कि सेकेंड इनवर्स होता है। ये तो पता ही होनी चाहिए, हमने बहुत बार कराया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला हमारा आता है कि रंगीन आयनों के निर्माण संभव होते हैं जब यौगिकों में विद्यमान होता है। मतलब कोई भी यौगिक है वो रंगीन आयन बनाते हैं। कब बनाते हैं जी, या क्यों बनाते हैं?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि कोई भी जो यौगिक है वो रंगीन आयन तभी बनाते हैं जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जहां न बने, ठीक है ना, पूरी तरीके से कक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वही है जी। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब यहां से अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दूसरा में हमसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं 2 अंक के, मतलब 2-2 नंबर के। तो कितने नंबर? 8 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहला हमारा आता है कि प्रतिलोम परासरण, या इसे ही हम प्रतिपरासरण के नाम से भी जानते हैं, को उदाहरण सहित अर्थ समझाइए। ठीक है जी, समझा देंगे हम। फिर से आता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ को डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं अभी। उसके बाद आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये भी अभी हम सॉल्व करेंगे। फ्रैकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये हमारे कितने हो गए जी? 4 क्वेश्चन है। अब इन चारों का उत्तर एक एक करके हम दे देते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिलोम परासरण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पहला, प्रतिलोम परासरण को उदाहरण सहित अर्थ समझाइए। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा है ना, प्रतिलोम परासरण। देखिए समझिएगा क्या कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है यदि विलयन पर उनकी परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक प्रवाह होता, विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया होगा एक क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं समझाता हूँ, रटवाता नहीं हूँ। तो मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बर्तन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा से एक हम बर्तन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एक हमने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में यहाँ पे समझिएगा, इस बर्तन में यहाँ तक ये यहाँ पे एक हमने अर्धपारगम झिल्ली ये लगा दिया है। ये हमने क्या लगाया? अर्धपारगम ये झिल्ली लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें क्या भरा गया है समझिएगा। इसमें जो है ना वो विलयन है, मतलब इसमें है क्या लिख दूं मैं, जैसे इसमें है विलयन, ठीक है। इसमें क्या है? शुद्ध विलायक है, ठीक है जी। इसमें विलयन है, इसमें शुद्ध विलायक है, ठीक है ना। विलयन जो होता है वो सांद्रता अधिक होती है शुद्ध विलायकों की तुलना में, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा। हम इतनी बात जानते हैं कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। यहाँ पे अलग किया गया है ना अर्धपारगम झिल्ली से, इधर विलयन है, इधर शुद्ध विलायक है। तो जब हम यही कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो होता यह है कि जो शुद्ध विलायक के कण है ना वो बहुत दूर दूर पे होते हैं। तो इसीलिए शुद्ध विलायक के कण जो हैं वो इधर गति करने लगते हैं। किधर गति करने लगते हैं? इधर। मतलब शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस गति करने मतलब गति करने लगते हैं, तो इसको रोकने के लिए, अब बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरीके से इसको बंद कर दिया गया ऊपर से। तो देखिए शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो अब हमें इस प्रक्रिया को रोकना है, ठीक है ना। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं परासरण। देखिए हम यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दे रहे हैं, अब डिटेल में थोड़ा समझ ही रहे हैं। तो कोई पूछ देगा, अगर एग्जाम में पूछ देते हैं परासरण क्या है, तो आप कह देंगे जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। समझ में आ गया परासरण। अब हम समझ लेते हैं यहीं पे परासरण दाब, क्योंकि जब तक आप परासरण दाब को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रतिलोम परासरण नहीं समझेंगे। तो इतनी बात समझ गए कि ये शुद्ध विलायक के कण है, विलयन की ओर आ रहे हैं, तो इसी को हम परासरण कहते हैं। अब हमें क्या करना है,
ये जो कण आ रहे हैं ना, इसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ये जो विलयन है, इस पर हम ऊपर से दाब लगा रहे हैं। तो जो हम बाहर से एक अतिरिक्त दाब लगाएंगे विलयन पे ना, जिसके कारण इस पर दाब लगेगा, तो ये जो कण है ये आएंगे नहीं, इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपने में रहेंगे, ये भी अपने में रहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब जो यहाँ पे परासरण की क्रिया हो रही है, हमने बता दिया ना कि शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब परासरण की क्रिया हो रही है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या कहलाता है जी? परासरण दाब। आप समझ लीजिए, परासरण दाब की बात कर रहे हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो हम एक परिभाषा परासरण दाब का क्या कहेंगे, सुनिएगा। जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझ गए ना। तो ये हो गया परासरण दाब। अब हमें समझना है प्रतिलोम परासरण मतलब प्रतिलोम, मतलब परासरण दाब का ही विपरीत कोई हम कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो हम दाब लगा रहे थे कि ये शुद्ध विलायक के जो कण है इधर ना आए, अब हम इस दाब को बहुत अधिक कर देते हैं। समझिएगा, ये दाब अगर बहुत हम अधिक कर देंगे ना, तो होगा ऐसा कि एक समय आएगा जब बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा, तो एक समय आएगा कि जो विलयन है, तो विलयन किससे बने होते हैं जी? विलयन जो है ना, विलयन वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बने होते हैं ना। विलयन दो चीजों से मिलकर, दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, विलेय और विलायक। तो होगा ये कि जब हम इस पर अतिरिक्त दाब लगाएंगे, बहुत अधिक दाब लगा देंगे, तो होगा ये कि जो विलायक है ना, विलयन में उपस्थित जो विलायक है, विलयन में उपस्थित जो शुद्ध विलायक है, मतलब जो विलयन में उपस्थित जो विलायक है ना, ये इसके कण जो होंगे वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे। तो इसी घटना को ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। समझ रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं। अब देखिए, यही बात हमने लिखा है, जब किसी मतलब यदि विलयन पर उनकी परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, मतलब यदि विलयन पर उनकी परासरण दाब से अधिक दाब हम लगाते हैं, प्रयुक्त करते हैं, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन के विलायक, मतलब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन के जो विलायक हैं, विलयन के विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। यही ना शुद्ध विलायक है ना, तो शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। देख रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को ये प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, समय लगता है मेरे पढ़ाई करने में, या मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो समय तो अधिक लगेगा, बट मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट ध्यान से मन लगाकर समझ रहे हैं ना, उनको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएंगे। यही तो मेरा लक्ष्य है दोस्त, यही मेरा लक्ष्य है। अदरवाइज जिनके पास पेशेंस है वही मेरी वीडियो देखते हैं, ये तो मैं इस बात जान गया हूँ। क्यों? क्योंकि पेशेंस जिनके पास नहीं है वो कैसे देख पाएंगे जी, ठीक है ना। क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जब तक मुझे संतुष्टि न हो। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल को, ठीक है ना, कॉपर की छड़ में डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। अब इसको हम बताते हैं जी। देखिए, दूसरा हमारा सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कॉपर की छड़ में डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। कारण बताते हैं। देखिए, मतलब होता ही है ना कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ऊपर होता है, ठीक है ना। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसमें कॉपर जो होता है वो सिल्वर से क्या होता है, ऊपर होता है। कॉपर जो होगा सिल्वर से ऊपर होगा, ठीक है ना। अतः कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डालने पर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर विस्थापित कर देता है तथा कॉपर नाइट्रेट बना देता है। बनने से विलयन का रंग जो होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, सिंपल सा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। होता ये है कि देखिए, यहाँ पे कह रहा है
इतनी बात समझ गए ना कि जो कॉपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो Ag से ऊपर होता है, सिल्वर से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, जब कॉपर नाइट्रेट जो है, ठीक है ना, मतलब कॉपर के छड़ को ध्यान से समझेंगे, ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कॉपर हमने ले लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में विलयन में डाल रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हम दो मात्रा में यहाँ पे ले लेते हैं, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हमने कॉपर में डाल दिया, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल दिया। तो जैसे ही डालते हैं तो होता ये है ना कि यहाँ से ये जो दो मात्रा में Ag है, ये दो मात्रा में जो Ag है, ये तो सबसे पहले Ag बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे कॉपर बचा, ठीक है ना, कॉपर बचा, और यहाँ पे दो मात्रा में NO3 बचा। तो NO3 का होल ट्वाइस हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट हमारा बन गया है। तो कॉपर नाइट्रेट बनता है ना तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इसी कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जब कॉपर को है और उसे हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम उसको डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट मिलता है, कॉपर नाइट्रेट मिलता है। याद रखें कॉपर नाइट्रेट का जो होगा ना वो नीला होता है, कॉपर नाइट्रेट का जो विलयन होगा वो नीले कलर का होगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो हमें कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है, ठीक है ना, और जो Ag है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो कॉपर नाइट्रेट का रंग नीला हो जाता है, यही बात कहा गया है। इसको लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखेंगे, ठीक है ना, मैं यही कहूँगा दोस्त, पेशेंस आपको बनाए रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछे ये कोई भी जानता नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ग नंबर हमारे वही क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था ना, तो वही हम बता रहे हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। पदार्थों की जो सांद्रता है ना वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो कह रहे हैं वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दो चीजें हमें दिया गया है, दिया क्या गया है, तो यहाँ पे मैं हल करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ये 50 सेकेंड जो है ये अर्ध आयु काल दिया है, अर्ध आयु काल मतलब टी हाफ। तो टी हाफ का मान दिया है 50 सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब के की गणना हमें करना है, वेग स्थिरांक। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, मतलब हमें वेग स्थिरांक जो के है ना इसकी गणना करना है। तो के इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, 0.6932 बाई टी हाफ, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पे रखते हैं, देखते हैं क्या निकलता है जी। निकलेगा ऐसे कि देखिए के का मान हमें ज्ञात करना है वेग स्थिरांक का, ये हमारा 0.6932 हो जाएगा। और यहाँ पे टी हाफ का जो मान है वो 50 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 50। अच्छा 50 को हम 5 × 10 लिख सकते हैं ना, 5 10 50 ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब इसको ऊपर 10 से और नीचे 10 से हम गुणा करा सकते हैं, गुणा भाग बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अभी 10 से 10 काट देंगे तो फिर से वही ना आ जाएगा जी, इसीलिए। तो अब ऐसा हमने करा दिया, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि 10 में इसका गुणा होगा ना तो ये 1 दशमलव इधर आ जाता, 6.932 हो जाएगा। और देखिए इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो ये 5 × 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि हर समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 6.932 बाई 5 हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा ना। अब सिंपल सा 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 × 5 मतलब 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। एग्जैक्ट जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर इसके भाग दे देते हैं तो वहाँ पे के का जो मान आएगा
1.38 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ठीक है ना, 1.38 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बताया है। हमने यहाँ से ये बताइए कि ये जो मान निकला है ये किस वैल्यू में, किस इसका मतलब किस मात्रा में निकला है। ठीक है ना, इसकी इकाई क्या होगी, मतलब मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। यहाँ पे अभी जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव में बताया है कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये सेकेंड इनवर्स में ये मान हमारा निकला हुआ है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल हमने बहुत बार कराया हुआ है, फिर भी न्यूमेरिकल के एक वीडियो आपको बनेगा जिसमें 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर से 3 नंबर वाले, फिर से 5 नंबर वाले। ठीक है ना, टेंशन ऑफ ना लें। ठीक है ना, मैंने कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का लिंक में दे दूंगा, वहां से स्टडी जरूर कीजिएगा। विशेषकर मैं कह रहा हूं फिर से, जो भी स्टूडेंट हमसे नोट्स लिए हुए हैं या जो भी हमसे वीडियो से स्टडी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया आप नोट से स्टडी करें, आप वीडियो से स्टडी करें, तो सब कुछ करें। परिभाषा याद करें, डेरिवेशन तैयार करें, जो प्रयोगशाला विधि है वो तैयार करें, बनाने की विधियाँ तैयार करें, सब कुछ आप नियम तैयार करें, सब तैयार करें। बट एक विशेषकर बात कभी नहीं भूलना है, वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पर मोस्टली आपको तैयार करना है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट ज्यादा ऑफ हो रहा था इसलिए मैंने ऑन कर दिया। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया बताना है, मैंने देख लिया वीडियो सही बन रहा है। अब चलिए हम जान लेते हैं फ्रैक्लैंड अभिक्रिया। तो फ्रैक्लैंड अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखिए फ्रैक्लैंड अभिक्रिया में क्या होता है। सबसे पहले हम एथिल आयोडीन को लेते हैं या आयोडोएथेन को हम लेते हैं। आयोडोएथेन को कितनी मात्रा में लेंगे, हम 2 मात्रा में आयोडोएथेन को या एथिल आयोडीन को हम लेते हैं। ठीक है ना, इसको कोई भी धातु से हम क्रिया करा देंगे। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी धातु, जैसे हम जिंक से इसकी क्रिया करा देते हैं, तो जैसे ही क्रिया कराएंगे तो समझिएगा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं हम, देखिए ये 2 मात्रा में हमने जो लिया है ना, इसको हम 2 एक बार यहाँ पर भी लिख देते हैं, CH3 CH2 I ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, ये 2 मात्रा में हो गया। और ये जो जिंक है इसको मैं यहाँ पे जिंक एक धातु है, इससे हमने क्रिया करा दिया। तो जैसे ही कराते हैं तो बात यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। समझिएगा क्या निकलती हैं, ये आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये ZnI2 ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, यही ना बचा जी। तो CH3 CH2 CH2 और फिर से CH3। ठीक है ना, तो ये हमारा बच गया। तो ये फ्रैक्लैंड अभिक्रिया है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से आपको कि दूसरा जो था 4 क्वेश्चन ये दिए हुए थे, चारों को हमने कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिया। 8 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, ऑब्जेक्टिव से 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो 8 6 कितना होता है, 14 हो गया ना। अब हमारा आता है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न। अब तीसरे में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ। ये भी हमारा याद रखेंगे, ये भी कितना नंबर का, 2 नंबर का ही ये भी क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर यहाँ से भी हमें फिर से मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से सब्र के साथ देखेंगे। सबसे पहले आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण को रासायनिक समीकरण देते हुए टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो पहले हम विलियमसन संश्लेषण को समझ लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण, तो इसको हम बता दे रहे हैं। इसका क्या आप लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण है ना, तो इसमें हम लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड को ले लेते हैं, C2H5ONA। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम सोडियम एथॉक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम एथिल आयोडीन से क्रिया करा देते हैं।
ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, एथिल आयोडीन से क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो समझिए क्या मिलता है। जब हम सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडीन से हम क्रिया करा देते हैं तो होता यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे ये होता है, ये निकलता है। इतना बात को आपको एक एक पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ से हमारा Na निकलता है, यहाँ से I निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से Na और I निकलेंगे तो होगा ये कि इनमें यहाँ पर Na I, तो ये सबसे पहले तो बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे C2H5, ठीक है ना, C2H5O C2H5, यही ना बचा जी। तो C2H5O और फिर से C2H5, यही ना बचा। तो ये हमारा लिख दिया जी, ये क्या है, हमारा ईथर है, ठीक है ना। क्योंकि ROR जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, ROR, तो ये हमारा ईथर है जी, ठीक है ना। तो ईथर का निर्माण होता है जब हम क्या करते हैं जी, ये हमारा क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है। मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये है सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है, एथिल आयोडीन। ठीक है जी। तो ये आप याद रखेंगे, जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है कि एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर के विचरण के एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, ठीक है जी। तो यहां पे हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, ईथर का निर्माण करना है, ठीक है ना। एल्कोहल का निर्जलीकरण से हमें विचरण करना है। देखिए हमें क्या बनाना है, एल्कोहल से निर्जलन द्वारा हमें ईथर का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, समझिएगा बात को। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर एग्जांपल से बता दे रहे हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, जैसे कि एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ROH, ठीक है ना। कोई भी एल्काइल समूह के साथ, एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, एल्काइल या एराइल समूह के साथ OH समूह जुड़ा होता है ना, ठीक है। तो हमारा एल्कोहल होता है ना, तो उसके बाद हम हम क्या करेंगे, एल्कोहल के दो मात्रा को ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसका निर्जलीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से समझिएगा क्या होता है, ये हमारा एल्कोहल है, तो यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। HOH पॉइंट को आप समझेंगे कि यहाँ से जब हम इसको गर्म करते हैं तो अब यहाँ से H2O, तो ये बाहर निकल गया, तो H2O तो बाहर निकल गया। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे है ROR बच गया। तो ये ROR क्या है, ईथर ही तो है, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमने बना दिया ना कि जब हम एल्कोहल का निर्जलन द्वारा ईथर के विचरण का एक उदाहरण देकर हमें समझाना था, तो ये हमने बनाकर दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि जब एल्कोहल का हम क्या करते हैं, निर्जलन करते हैं, तो ईथर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इस पर हम दे दें, ये तो स्ट्रक्चर है, अगर एग्जाम्पल हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे कि C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हमने ले लिया, तो एथिल एल्कोहल के हमने दो अणु को ले लिया है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको Al2O3, ठीक है ना, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर हम क्या करते हैं, 23 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम गर्म करेंगे ना, तो होगा ये यहाँ से कि यहाँ से हम इतनी बात जानते हैं, ये H2O, ये जो H और OH निकल जाते हैं बाहर। तो ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये H2O बाहर निकल गए, बचा क्या, C2H5O C2H5, यही ना बचा जी, C2H5O C2H5। तो ये हमारा क्या हो गया, ईथर का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, हमारा एल्कोहल है,
तो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगे। ये दोनों रिएक्शन जो है ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको नीचे, ठीक है ना। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं ये लिखने के बाद ये आप जरूर लिख लेंगे, या ये ना लिखकर आप केवल ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे रहेंगे तो दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एल्कोहल ही है, ये भी तो एल्कोहल ही है ना। ये बस स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल है। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। तीसरा हमारा आता है प्रोटीन का मुख्य स्रोत एवं उनकी कार्य लिखिए। तो उसको भी हम देख लेते हैं जी। देखिए प्रोटीन का स्रोत, पहले यहाँ पे प्रोटीन का स्रोत क्या है, दूध, अंडा, दाल, मछली, मांस, मूंगफली, सोयाबीन है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगला आता है यहाँ पे इसका कार्य क्या है या उपयोग क्या है, तो जीव द्रव्यों के निर्माण में, ठीक है ना, इसका उपयोग होता है। एंजाइमों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। शरीर को ऊर्जा देने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। उत्तकों के भरपाई में भी इसका उपयोग होता है। आप एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम जो हमारा एक बच रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य लक्षण लिखिए। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जी। चलिए, तो अब हमारा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका लक्षण जानना है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो समझिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाएं, तो ये एक अभिक्रिया है R=P, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट मतलब ये है अभिकारक, ठीक है। और इधर वाला क्या बनता है, जब अभिक्रिया कंप्लीट होता है तो इधर बनता है उत्पाद। तो ये क्या है, ये है एक रासायनिक अभिक्रिया। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है, इस अभिक्रिया का कोई ना कोई वेग होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है ना, जिसका जो वेग होता है वो अभिकारक, ये अभिकारक है। तो अभिकारक के सांद्रता, कोष्ठ बंद कर देते हैं तो उसको सांद्रता कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है या निर्भर करता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद ये 2 लाइन आप लिख लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण क्या होता है, तो समझिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात, इसका मात्रक मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, मतलब कंप्लीट नहीं होगी, ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखें। जैसे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, जैसे ही उत्पाद कंप्लीट होने वाला होगा तब तक उत्पाद से फिर से अभिकारक बनने लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये रिसाइकल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बेहतर। अब आते हैं, देखिए अब हमारा चौथा नंबर ये क्वेश्चन आता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर का, मतलब 12 नंबर का अब ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। समझिएगा। सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखनी है। चलिए हम पहला अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद है अभिक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर लिखिए, ये भी हम बताते हैं। एक दंतुक, द्विदंतुक और उभय दंतुक लिगेंड क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, ये भी हम समझाएंगे। अंतिम जो घड़ी का आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहला आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब किसी धातु के छड़ को उस 1 atm दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस पर क्या होता है, तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। बात को आप समझिएगा, ठीक है। ये हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है ना, ये हमने एक बर्तन ले लिया है। अब समझिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं
कि इसमें यहां तक, इसमें मतलब यहां तक ये विलियन भरा गया है, इस बर्तन में विलियन भरा गया है, वो क्या है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलियन भरा गया है। अब इसी विलियन में हमने क्या किया, इसमें एक धातु के छड़ को डाल दिया, और ये धातु का छड़ भी कॉपर का है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को, कॉपर का ही धातु है, तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलियन में डालते हैं, देखिए ना, कॉपर सल्फेट के ही, मतलब कॉपर छड़ ही है और कॉपर सल्फेट के लवण के विलियन में हम डाल रहे हैं, परंतु डालेंगे ना तो याद रखेंगे इस विलियन का जो दाब होना चाहिए, सबसे पहली बात जो दाब होना चाहिए वो 1 एटीएम दाब होना चाहिए, जो ताप होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता, ठीक है ना, 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, बस एक बात याद रखेंगे, दाब, ताप और ये। तो हम यही कह रहे हैं जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, इस छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम डालेंगे ना तो इस पर एक आवेश उत्पन्न होगा, और इस आवेश उत्पन्न होने के कारण ही इस पर एक क्या होगा, विभव उत्पन्न होता है, और उसी विभव को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार और सुन लीजिए, हमने कहा कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डालते हैं तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण इस छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने जाना, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, क्योंकि ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, इसी को हम नेस्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी नेक्स्ट समीकरण के नाम से ही कह देखा है कि नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। क्या लिखना है जी, जब किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखेंगे, ठीक है जी। तो देखिए इसका संबंध क्या होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वो होता है E=E0 2.303 RT/NF log 1/Mn+, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना। तो E=E0 2.303 RT/NF log 1/Mn+। तो यहां पे याद रखेंगे ये नेस्ट समीकरण का यही है नेस्ट समीकरण। या देखिए यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, तो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ये E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इनमें संबंध पता चल गया। तो मोस्टली यहाँ पे यही लिखा गया है कि किसी ताप, कोई भी ताप T पर, ठीक है ना, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। यही बात हमने लिखकर ये समीकरण आपको लिख दिया है। आशा करता हूं समझ के होंगे। जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ये E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। यहाँ पे जो R है गैस नियतांक, ये क्या है, T परम ताप है, फैराडे स्थिरांक है F, En क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे Mn+ क्या है, धातु आयन की सांद्रता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, पहला हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है, देखिए पहला समझ लिए, दूसरा कह रहा है कि अभिक्रिया के आणविकता कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए जी, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं
अभिक्रिया की आणविकता। तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता क्या है कि यह इसकी सबसे पहले आणविकता का अंतर हम बता दे रहे हैं, फिर से कोटि का अंतर बताएंगे। आणविकता क्या है कि यह क्रिया विधि से प्राप्त करते हैं। मतलब आणविकता क्या है, ये इसे हम क्रिया विधि से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, जिसको वैज्ञानिकों ने मान लिया है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एक क्रिया विधि से हम प्राप्त करते हैं आणविकता। दूसरी बात, यह एक सिद्धांतिक मान होता है, सिद्धांत द्वारा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया मान होता है, ठीक है ना। अगला आता है कि आणविकता जो होती है वो शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। कभी भी शून्य नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अगला आता है अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल अभिक्रिया की ही ज्ञात की जा सकती है। मतलब ओनली सिंपल जो अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया है, उसका ज्ञात कर सकते हैं। जो हम कह सकते हैं डिफिकल्ट जो रिएक्शन है या जटिल अभिक्रियाएं हैं, उसका ज्ञात नहीं कर सकते आणविकता, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहली बात हो गया अभिक्रिया की आणविकता, ये अंतर लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देख लीजिए कोटि का अंतर हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि में क्या है, यह एक प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगशाला में इसको हम ज्ञात करते हैं, यह एक प्रायोगिक मान होता है। तीसरा आता है अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि सरल व जटिल दोनों अभिक्रियाओं की ज्ञात कर सकती है। उसमें क्या था, ओनली जटिल का ज्ञात कर सकते थे, सॉरी सरल का ज्ञात कर सकते थे, और कोटि जो है ना सरल और जटिल दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आणविकता कोटि समझ में आ गई होंगे। अगला हमारा जो नेक्स्ट आता है ये समझिएगा। अब ये हमारा आता है एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक या उभयदंतुक लिगेंड। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इसको भी अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एक दंतुक लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब बहुदंतुक लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड क्या, ऐसा लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु होता है उसे त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि एक्वा हो जाएगा, ठीक है ना, अमोनिया हो जाएगा, Br हो जाएगा, Cl हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ETC। ये सभी आपके एग्जाम्पल है किसका, एक दंतुक लिगेंड के, ठीक है ना। दूसरा आता है द्विदंतुक लिगेंड का मतलब जिसमें दो दाता परमाणु होता है उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए द्विदंतुक लिगेंड का सिंपल सा है यहाँ पे एग्जाम्पल, वो क्या है NH2 CH2 CH2 और NH2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस नाइट्रोजन के पास दो दंतुक मतलब एक ये दंतुक लिगेंड है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दाता परमाणु होगी कि नहीं, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है जो दाता परमाणु है, ठीक है ना, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास दो दाता परमाणु है। तो ये हमारे क्या हो गए, द्विदंतुक लिगेंड हो गए। अगला आता है बहुदंतुक लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु होते हैं उसे हम त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है। जैसे कि त्रिदंतुक लिगेंड मतलब NH2 CH2 CH2 और NH2 NH, फिर से CH2 CH2 और फिर से NH, ठीक है ना, और फिर से CH2 CH2 और NH2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने दाता परमाणु, एक तो ये नाइट्रोजन हो गया दाता परमाणु, एक तो यहाँ पे दो दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन यहाँ पे तीन दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है चार दाता परमाणु। तो देख रहे हैं चार दाता परमाणु है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें तीन हो या तीन से अधिक दाता परमाणु हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं या उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखिए अंतिम जो हमारा आता है, यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। देखिए ये एक दंतुक द्विदंतुक उभयदंतुक लिगेंड सॉल्व कर लिया। अंतिम हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अर्धायुकाल का भी ना हमने सूत्र बताया था, क्या हमने बताया था जी कि जो अर्धायुकाल T हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.6932 बाई K होता है,
ठीक है ना, यही आपका फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे सूत्र लिखने का मतलब 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो ओनली ये लाइन बस इतना ही नहीं लिखना है, आपको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हमने सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहां से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक है ना जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा। ब्रदर सर केवल लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिलेगी दोस्त, और वहां से आप जो उसका स्टडी है ना वो कर पाएंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए अंतिम, अब हमारा आता है 5वां। तो ये अब हमारा जो 5वां आता है, 4 क्वेश्चन फिर से इसमें पूछे जाएंगे और 4 नंबर के, मतलब 16 नंबर अब मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन सा है जी। पहला है उपसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत हमसे कहा जा रहा है, हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे जी, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत और फिर से ब्रदर, ठीक है ना सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है बर्नर सिद्धांत, तो लिखिएगा बर्नर सिद्धांत और फिर से ब्रदर सर, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। फिर से आता है विद्युत अपघटनी, मतलब किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। आप यूट्यूब पे लिखेंगे तुल्यांकी चालकता और ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लिखिएगा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले ही हमने 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराया था, तो उसमें ये सब हमने कराया हुआ है, मुझे याद है। अब 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो जानते हैं आपको कैसे हमने कराया, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन करा लिए, 3 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी, और 5 नंबर वाले, संपूर्ण किताब का हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी का लिंक मैं दे दूंगा। आप चाहें तो संपूर्ण किताब के वहां से स्टडी कर सकते हैं। मात्र 5 वीडियो देखिए, ठीक है ना, आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल के लिए अलग से आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो हम आपको करा रहे हैं, तो ये आपको कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। छठा, अब यहां से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की रासायनिक समीकरण देना है, उपयोग रासायनिक गुण सब लिखना है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। अथवा में या तो आप दूसरा कर सकते हैं एथिल एल्कोहल, या जिसे एथेनॉल कहकर ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसकी बनाने की विधि आप तैयार कर लीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। बट आप कहूंगा कि आप तो पेपर देने जा नहीं रहे हैं, अभी तो जाना नहीं, मतलब यही तो पेपर है नहीं कि आप अलग अलग लिखेंगे, तो आपको क्या है, दोनों आपको तैयार करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में कौन सा पूछे कौन जानता है, ठीक है। तो इसीलिए अगला हमारा आता है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इटाइल अभिक्रिया, गाटर-मैन-कोच अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघटन। ये हमने पहले, एक है केनिजारोव अभिक्रिया, ये हमने पहले करा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब देखिए लिखिएगा, मतलब मान लेते हैं आपको पढ़ना है इटाइल अभिक्रिया या रोजेमुंड अभिक्रिया पढ़ना है, तो यूट्यूब पे लिखिए रोजेमुंड अभिक्रिया ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। या आपको संपूर्ण जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेमिंग वाले पढ़ना है, तो आप लिखिएगा क्लास 12, समझिएगा, लिखिएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब फिर से अंत में क्या लिख देंगे, ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगी हमारी वीडियो, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। 3 वीडियो मिलेंगे, एक नेमिंग रिएक्शन पे, एक होता है क्या होता है जब, एक होता है कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको आप सर्च करके इस तरीके से अभिक्रिया भी पढ़ सकते हैं। अभिक्रिया पढ़ लिए और 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, तो उसके बाद मात्र एक चीज और बच जाता है, जो है न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे लिखेंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ब्रदर सर, तो वीडियो मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए भी आपको मैं कहूंगा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे न्यूमेरिकल का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारे यहाँ पे देखिए, अगला अथवा में, या तो ये सभी नेमिंग रिएक्शन लिखे, या अथवा में क्या आता है, डाई एथिल ईथर बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए इसका निम्नलिखित के साथ क्रिया ऐसे कर दिया है। मतलब डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखना है, डाई एथिल ईथर ब्रदर सर, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा।
फिर से आता है, देखिए यहाँ पे 7वां आता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए क्या होता है जब यहाँ पे दिया है, तो या तो आप ये कीजिए 5 रिएक्शन को बताइए, या अथवा में ग्लूकोज का संरचना की विवेचना करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये हमने करा दिया है, ये ग्लूकोज की संरचना है, तो आप लिखिएगा ग्लूकोज की संरचना की विवेचनाएं ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा यहाँ पे कि ग्लूकोज बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एमीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा यह बताइए कि इन अभिक्रियाओं का वेग परिणामी होता है या ग्लूकोज के मुख्य उपयोग लिखिए। सिंपल सी बात है दोस्त, ग्लूकोज बनाने की विधि लिख दीजिएगा, इसका थोड़ा सा आपको संरचना बता दीजिएगा, उसके साथ साथ ग्लूकोज का मुख्य उपयोग जो है वो आप बता देंगे, ठीक है ना। या अथवा में आप देख सकते हैं कि शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा प्रमुख गुण लिखिए। तो लिखिएगा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ब्रदर सर वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली ये हमारा हो गया जी मॉडल पेपर, जो कि हमने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसको आपको तैयार कर लेना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगे। देखिए जितना हो सकता है उतना मैंने कराने का प्रयास किया है, अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि ऐसे ही मॉडल पेपर आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम बिल्कुल लाएंगे आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का। अंत में यदि आप सब देख लिए हैं तो आप लिख दीजिएगा, ऐसे आप लिख दीजिएगा अंत में, जो भी स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं तो आप फिजिक्स मॉडल पेपर, इतना आप लिखकर मॉडल पेपर ये लिखकर आप कमेंट में हमें भेज दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, जल्दी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पर भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी हम सॉल्व सब कराएंगे जी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाली स्टडी कीजिए। अदरवाइज चैनल पे नहीं होंगे ना, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।